So hello guys, welcome back to my YouTube channel Satyam Bound Good. I am Sandeep Biswakarma and today we are going to start refraction of light. Actually कल वाली लाइव क्लास में मैं लाइव क्लास ले नहीं पाया था due to technical issue, but today we will complete our lesson that is refraction of light. और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी मॉडर्न फिजिक्स अनअकैडमी पे कंप्लीट कर रखा है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके नोट्स और स्टडी मटेरियल और सारी की सारी लेक्चर्स एक साथ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप CUET, MU, JEE या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी भाई लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना चाहते हैं प्लीज कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठ जाएं और स्टार्ट करें। मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करता चलूंगा, साथ में जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको लगवाता चलूंगा। दैट विल बी सफिशिएंट। हमारे पास जो भी 30-35 दिन है उसमें कैसे तैयारी करनी है, कम पढ़े भी कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है, उसके लिए बेस्ट लेक्चर है, बेस्ट वीडियो है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और टेस्ट देना मत भूलिएगा। हमारे ऐप पर टेस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जल्दी आपको विजिबल हो जाएगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आवर टुडे लेसन इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ना है और MU BTech या CUET या किसी भी एग्जाम में रिफ्लेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन रिफ्रैक्शन से आता है। और रिफ्रैक्शन दो पार्ट में बांटा गया है। एक किसी जैसे रिफ्लेक्शन कैसे होता था, एक तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन और दूसरा कर्व मिरर से रिफ्लेक्शन। वैसे ही रिफ्रैक्शन भी दो तरीके का है, एक तो किसी प्लेन स्लैब से रिफ्लेक्शन और दूसरा किसी स्फेरिकल लेंस से रिफ्लेक्शन। मतलब लेंस से रिफ्लेक्शन अलग, स्लैब से रिफ्लेक्शन अलग। अब स्लैब मतलब एक प्लेन स्लैब है, इसका मतलब दिस इज स्लैब। और रिफ्लेक्शन स्फेरिकल लेंस मतलब समझ लो ऐसा कोई लेंस है या फिर ऐसा कोई लेंस है, मतलब ऐसा समझ लो जहां जब जैसे रिफ्लेक्शन तुम प्लेन मिरर का पढ़ते थे वैसे हम रिफ्लेक्शन स्लैब से पढ़ेंगे, और जैसे तुम रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से पढ़ते थे वैसे हम रिफ्रैक्शन लेंस से पढ़ेंगे। तो पहला लेक्चर स्लैब का होगा, दूसरा लेक्चर स्फेरिकल मिरर का होगा, ठीक है। और कई बार होता है कि स्लैब और मिरर को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, मिरर और स्लैब को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और जो भी सवाल कॉन्सेप्चुअल, ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल जो भी तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है सब इसमें कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी, दिल थाम के बैठो, आराम से 1 घंटा समर्पित करो इस लेक्चर को। यू विल डेफिनेटली लर्न ईच एंड एवरीथिंग। चलो शुरू करते हैं। तो पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन होता क्या है? Whenever ray of light incident obliquely on a surface separating two transparent medium, its direction change at the surface. This phenomena is called refraction. जैसे रिफ्लेक्शन में क्या था कि कोई भी रे अगर गिर रही है तो टकरा के इस सरफेस से टकरा के अपने मीडियम में वापस लौट जाती है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या है? ये हमेशा दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। मान लो मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, मान लो एक तालाब है और ऊपर एयर है। अब एयर से रे आई, तालाब में घुसी, तो जब तालाब में घुसेगी तो वो टकरा के वापस आएगी या तालाब में चली जाएगी, दोनों फिनोमिना होगा। कुछ रेज वापस भी आ सकती हैं और कुछ रेज तालाब के अंदर भी जाएंगी। तो जो रे अंदर जाएगी वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, और यही फिनोमिना जो है रिफ्रैक्शन कहलाता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? जैसे ध्यान से देखो, ये रे आ रही है, इसको जाना था इधर, सीधा ये रास्ता था, लेकिन ये अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हो गई। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये तुम्हारा एयर था मान लो, और ये तुम्हारा मीडियम था, तालाब था। अब एयर को हम रेयर मीडियम मान रहे हैं और तालाब को डेंसर मीडियम मान रहे हैं, और ऐसा होता भी है क्योंकि तालाब में क्या है? पानी ज्यादा घना होता है कि हवा? ऑफ कोर्स पानी ज्यादा घना होता है, इसलिए दैट्स तालाब जो पॉन्ड है दैट इज अ डेंसर मीडियम, और जो एयर है दैट इज रेयर मीडियम, ठीक है। अब चूंकि तुम्हें पता है लाइट एक वेव है, अगर यह एक वेव है तो इसका वेवलेंथ होगा, ठीक।
तो ये जो वेवलेंथ होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ बड़ा दिखाया गया है और यहाँ छोटा दिखाया गया है। इसका मतलब समझो, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ये बहुत ही फतेह की बात है, तुम्हें याद रखना है कि लाइट का मीडियम चेंज होने से उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो अगर देखो वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ जो होता है मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर रेयरर मीडियम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा, और अगर डेंसर मीडियम है तो कंप्रेस होकर वो छोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? सेम यही होता है वेलोसिटी, लाइट प्रकाश की चाल। लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। वेलोसिटी क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। निर्वात में, वैक्यूम में या फिर एयर में। अगर हम इसी चीज को किसी दूसरे मीडियम में लेके जाएं तो ये चीज ना चेंज हो जाती है, और ये चेंज ना n के प्रोपोर्शनल होती है। देखो सॉरी, इनवर्स इन प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ज्यादा घना मीडियम रहेगा तो बताओ प्रकाश आसानी से जाएगा या मुश्किल से जाएगा? मुश्किल से जाएगा। तो डेंसर मीडियम होगा तो वेलोसिटी कम होगी, रेयरर मीडियम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है? तो पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी या एयर में? ऑफ कोर्स एयर में ज्यादा होगी, बिकॉज दैट इज अ रेयरर मीडियम और पानी इज अ डेंसर मीडियम। बात समझ में आ रहा है? तो मीडियम चेंज करने से क्या क्या चेंज हुआ? लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई और ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन कहलाया। दूसरी बात क्या चेंज हुई? लैम्डा, वेवलेंथ। लाइट एक वेव है तो इसकी वेवलेंथ ही वो भी चेंज हो गई। और क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी, वेलोसिटी भी चेंज हो गया। बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी भी चेंज हो गया। तो रिफ्रैक्शन से लैम्डा चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ। रिफ्रैक्शन क्या है तुम्हें समझ में आया? रेयरर मीडियम क्या है? जिसका घनत्व तो कम है, दैट इज रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम क्या है? जिसका घनत्व तो ज्यादा है, और डेंसर मीडियम। अगर मैं तुमसे बोलूं ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट वो ले लो, कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो, जैसे ग्लास ले लो। अब मैं तुमसे बोलूं ग्लास वर्सेस एयर, ग्लास वर्सेस एयर में कौन रेयर है कौन डेंसर है? तो बोलोगे एयर कम घना है, दैट इज डेंसर, ग्लास इज दैट इज रेयर एंड ग्लास इज डेंसर। ग्लास वर्सेस इसमें क्या कहते हैं, वाटर में कौन रेयर है और कौन डेंसर है? तो बोलोगे कि भैया ग्लास ज्यादा डेंसर है और वाटर इसके कंपैरिजन ज्यादा रेयर है। तो ग्लास और वाटर में कहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी लाइट की? ऑफ कोर्स ग्लास में वेलोसिटी कम होगी और वाटर में ज्यादा होगी। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक फिनोमेना था। अब इस फिनोमेना में तुमने बोला कि भैया जब भी रेज अपना, जब भी रे एक मीडियम से, मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में जाएगी तो क्या करेगी? अपने पाथ से डेविएट होगी, अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज करेगी, थोड़ा सा बेंड होगी। तो डायरेक्शन कितना चेंज करेगी, किधर चेंज करेगी, उस पर एक लॉ दिया घोंगा जी ने, स्नेल्स लॉ ने। स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन महाराज ने एक लॉ दिया कि जब भी रे मीडियम चेंज करती है तो किधर कितना अपना डायरेक्शन चेंज करती है, उसके रिगार्डिंग स्नेल्स ने अपना लॉ दिया। इसने 2 लॉ दिया मेनली। पहला जो रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल फलाना ढिमका। ठीक है, अभी इस लॉ को मुझे तुम्हें समझाने दो। ठीक है, देखो क्या, ओके मुझे लॉ समझाने दो। देखो मान लो यह एक सरफेस है, दैट इज ट्रांसपेरेंट, और नीचे क्या है? मान लिया वाटर, और ये क्या है? एयर। अब इस पे एक नॉर्मल खींच दिया। तुम्हें पता है कि जब भी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन लेते हैं तो हम नॉर्मल से काउंट करते हैं। अब मान लो एक रे आई जो नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए आई, नॉर्मल से इंसिडेंट रे आई एंगल बनाते हुए आई। अब जब भी, अब वो एयर क्या है? रेयरर है कि डेंसर? ऑफ कोर्स रेयरर, दिस इज डेंसर। अब देखना, जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसको जाना ऐसे था लेकिन इधर बेंड हो गई। अब इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन महादेव ने ना, इन महाशय ने ना एक बहुत बढ़िया वो कहा, एक बहुत बढ़िया लॉ दिया। इन्होंने बोला इधर का जो एंगल है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। अब ये n1 और n2 क्या है?
तो भैया इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और N1 और N2 डिसाइड करता है कि कौन कितना रेयरर होगा और कौन कितना डेंसर होगा। देखो जितना ज्यादा N उतना ज्यादा डेंसर, और जितना कम N उतना ज्यादा रेयरर। अब कई लोग इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई किताब में म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये अपना अलग अलग भाषा है, घबराने वाली बात नहीं है। तो इन महाशय ने बोला कि देखो इधर का N1 इंटू इधर के एंगल का साइन N1 साइन आई होगा इधर के एंगल का N2 और इधर के एंगल के साइन के बराबर, N2 साइन आर के बराबर, N2 साइन आई आर के बराबर। अगर इसको रेशियो के टर्म में लिखें तो साइन आई बाई साइन आर को इधर लेके आओ, तो ये N1 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, और N2 बाई N1 को कई किताब में लिखा जाता है N21। अगर कहीं दिया है N21 तो इसका मतलब क्या है, दैट इज N2 अपान N1। और कई किताब ऐसे भी लिखता है 1N2, इसका मतलब है 1N2 का भी मतलब यही है कि N2 अपान N1। बात समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हिंदी भाषा में बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये स्नेल्स लॉ था, ये स्नेल्स लॉ था। बात समझ में आया? स्नेल्स लॉ क्या था कि जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है तो डेंसर के तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और अगर उल्टा चलो, अगर ये डेंसर से रेयरर की तरफ जाती तो नॉर्मल से दूर हट जाती। बात समझ में आया? अब वेलोसिटी के टर्म में क्या था, वेलोसिटी के टर्म में क्या था, लेट मी इंट्रोड्यूस। अब मान लो सब कुछ सारा फार्मूला स्नेल्स लॉ का मैं एक जगह लिख देता हूं, सारा फार्मूला स्नेल्स भैया का एक जगह लिखते हैं। स्नेल्स जी को प्रसन्न करना है हमें, तो स्नेल्स ली जी का सारा फार्मूला एक जगह देखो, तो मिरर क्यों बना रहा हूं। ए है ऊपर कोई रेयरर मीडियम है, नीचे कोई डेंसर मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि वाटर और एयर है, कि कोई भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, जो भी हो हम देखेंगे। मान लो ये रे आई, ठीक है, यहां से आई एंगल पे आई, अब इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये मुड़ेगी इधर। क्यों? क्योंकि डेंसर में आ रही है तो इसे बेंड होना ही होना है, ठीक है। अब भैया अब जरा सा पहला फार्मूला लिखो स्नेल्स लॉ का। इसने बोला था इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इधर का एंगल, तो N1 साइन आई बराबर दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 साइन आर। पास समझ में आ रहा है? दूसरा फार्मूला, चूंकि ये वेवलेंथ है, वेव है, तो इसका एक वेवलेंथ होगा, मान लिया वेवलेंथ लैम्डा है और लैम्डा 1 है, और इधर का वेवलेंथ लैम्डा 2 है, तो इधर के लिए फार्मूला क्या होगा, N1 लैम्डा 1 बराबर इधर के लिए N2 लैम्डा 2। समझ में आया? अब चूंकि ये एक वेव है, वेव की वेलोसिटी होती है पक्का, तो होगी इसकी भी वेलोसिटी होगी, मान लिया इसकी वेलोसिटी v1 है और इधर वेलोसिटी v2 है, तो मैं क्या बोलूंगा, तीसरा फार्मूला क्या लिखूंगा, N1 v1 बराबर N2 v2। सिंपल। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तीन फार्मूला हमें याद रखना है, ये तीन फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप सारे लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक फार्मूला है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं रखता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये बात हमें याद रखना है, ठीक है। अब एक बात और देखो, N21 का मतलब क्या होता है, N2 बाई N1। अगर मैं N12 को लिखूं तो क्या लिखूंगा, जो पहले है उसको आप पहले लिखूंगा N1 बाई N2। तो ये देखो, ये N21 जो है 1 बाई N12 के बराबर है, रख के देखो। और इसको कहते हैं ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। क्या कहते हैं? दिस इज ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है, स्नेल्स लॉ का अपने हैंड रिटन लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, चूंकि इसे इधर जाना था लेकिन ये थोड़ा सा बेंट हो गया है नॉर्मल की तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि N2 N1 से बड़ा है और वेलोसिटी वेवलेंथ चेंज हो चुका है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। मतलब जो पहले मीडियम में फ्रीक्वेंसी था वही सेकंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी होगा। न्यू इज अ डिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। बात समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दिस वाज अ फर्स्ट लॉ। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इस पे क्या होता है, अब इस पे एक बेसिक सवाल तुम्हें देता हूं, बेसिक सवाल तुम्हें देता हूं जो तुम्हें करने आना चाहिए। बेसिक सवाल, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, नॉर्मल है,
यह एयर है, दिस इज वाटर। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 दे दिया गया है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, नहीं भी दे तो हम याद रखेंगे, और दैट इज 30 डिग्री। तुमसे पूछा गया है कि फाइंड एंगल आर, तो ये मान लो इसको जाना इधर था लेकिन ये रिफ्रैक्ट होके इधर चला गया, दैट इज आर। जो रे गिर रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे रिफ्रैक्ट होके जा रही है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, और जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें आर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? तो बेसिक अपना स्नेल्स लॉ लगेगा। स्नेल्स लॉ आई क्या है? आई ये वाला एंगल आई है या ये वाला एंगल आई है? तो जो नॉर्मल के साथ एंगल होता है दैट इज आई। तो अगर ये 30 है तो ये क्या होगा? 60 होगा, बिकॉज पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो मैं लिखूंगा n1 1 है इंटू साइन 60 बराबर n2 3/4 इंटू साइन आर। तो भैया साइन आर की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गया 4 साइन 60 अपॉन 3, दैट विल बी 4/3। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये कट गया, तो ये बचा 2 और ये √3। तो साइन आर की वैल्यू क्या बची? 2/√3। तो आर हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√3, दैट इज आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग आर निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू आई साइन इनवर्स 2/√3, दैट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। तो अगर मुझे कभी आई दे के आर पूछे या आर दे के आई पूछे या आई और आर दे के एन पूछे तो मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं, क्योंकि इसमें 4 वेरिएबल है, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अगर एयर हुआ तो n1 तो फिक्स है, n2 पूछ सकता है आई आर दे के, या n2 और आई दे के आर पूछ सकता है, या n2 और आर दे के आई पूछ सकता है। एनीवन कैन बी आस्क्ड टू यू एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। तो इट्स अ वेरी सिंपल फार्मूला, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगर बार मतलब बहुत सारे मीडियम चेंज हो, जैसे मान लो एयर था, ये वाटर हो गया, ये ग्लास हो गया, फिर से एयर हो गया, फिर से वाटर हो गया और एयर हो गया, तो ये फार्मूला क्या लगाएंगे? तो वहां पे कैसे फार्मूला लगाएंगे? तो देखो इसमें 2 केस बनता है। पहला एक एडवांस लेवल, जिसमें बीच में ना कहीं रे का TIR हो जाए, जैसे रे आए और यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां जाए और बीच में कहीं TR होके अपने TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, जिसकी वजह से वापस लौट जाए। तो यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमें आगे देखने को मिलेगा जब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताऊंगा। और दूसरा है सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया देखो, चाहे अगर इसमें का रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो इसके मतलब इसके और इसके बीच में तुम स्नेल्स लॉ लगाओ। मतलब n1 देखो, मान लो n1 है, अगर तुम इसके बीच में लगा रहे हो तो n1 साइन θ1 बराबर ये हो जाएगा n2 साइन θ2 के बराबर। चाहे इन दोनों के बीच में स्नेल्स लॉ लगाओ वही वैल्यू आएगी, या फिर इन दोनों के बीच में तुम स्नेल्स लॉ लगाओ वही वैल्यू आएगी। तुम डायरेक्ट इन चारों को इग्नोर करके इसके और इसके बीच में भी स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस। जैसे मान लो एक θ1 दे दिया, जैसे मैं एग्जांपल एक दूंगा, अभी झकास एग्जांपल दूंगा, चलो एग्जांपल दे ही देता हूं। ये सवाल तुम्हें एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मान लो कई स्लैब है, ये वाला एयर है, ये वाला वाटर है, ये वाला ग्लास है। अब देखो तुमसे पूछ रहा है, मान लो यहां से 30 डिग्री पर आई, ये n है, ये 3/4 है, ठीक है, ये 3/2 है, सॉरी ये 4/3 है, 4/3 है, 3/2 है, और ये एयर है। अब पूछ रहा है कि यहां से एक रे 30 डिग्री पे घुसी, तो तुम मुझे बताओ कि जब ये ग्लास एयर में निकलेगी तो कितने एंगल पे निकलेगी, कितने एंगल पे निकलेगी? डायरेक्ट पूछ रहा है। मैं बोलूंगा ठीक है, मैं ग्लास और एयर के बीच में ही डायरेक्ट लगा देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके तो इन सबको तुम भूल जाओ, डायरेक्टली ग्लास और एयर के बीच में लगाओ। मान लो इधर एयर है और इधर ग्लास है, और इधर मतलब इसके और इसके बीच में तुम डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा सकते हो। 1 इंटू साइन 30 बराबर इधर का ये जो भी हो, मान लो इधर n है, इंटू साइन आर, खत्म। ये वाला एंगल पूछ रहा है तो इन दोनों के बीच में तुम डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। अगर मान लो ये वाला एंगल पूछता कि ग्लास में कितने एंगल पे निकलेगा, ये वाला एंगल थीटा पूछता, तो तुम इन दोनों के बीच में भी लगा सकते थे। जहां का पता है वहां से स्टार्ट करो,
बोलो 1 इंटू साइन 30 डिग्री बराबर यहां का क्या है 3/2 इंटू साइन थीटा। तो तुमसे जहां का एंगल पूछे ना, तुम्हें जहां से पता है और जहां का पूछ रहा है, उन दोनों के बीच में डायरेक्टली तुम स्नेल्स लॉ लगाओ। अब इसका डेरिवेशन मैं तुम्हें सिखाता और तुम्हें दिखाता कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन इसी लेवल का हमें करना है, तो अब मैंने तुम्हें सिखा दिया कि कैसे लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, जहां से पूछा रहा है और जहां से पता है वहां से लेके जो पूछ रहा है उसके बीच में स्नेल्स लॉ लगा दो, बाकी सबको भूल जाओ। ठीक है, तो दैट वाज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ स्नेल्स लॉ। आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट। समझ में तुम्हें आ गया है कि मामला क्या है। अगर मैं तुमसे एक दो सवाल पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बुरा लगेगा। चलो मेरे साथ कुछ सवाल करो। पहला सवाल है, अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम। ये बीम है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब मोनोक्रोमेटिक मतलब होता है उसमें एक ही रंग है। अभी एक रंग देने का ना रीजन भी बहुत बढ़िया है। अभी मैं बताऊंगा कि अलग अलग रंग अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अलग अलग डेविएशन, मतलब अलग अलग रंग के लिए ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है तो डेविएशन अलग अलग हो जाता है। एक काची फार्मूले में तुम्हें दिखेगा, बट अभी मोनोक्रोमेटिक बोल रहा है मतलब एक रंग वाला, मोनोक्रोमिक पावर सुना होगा। मोनोक्रोमिक पावर मतलब एक रंग का कर देता है सब कुछ, एक वर्णीय, एक वर्ण में सबको कर देता है। तो बोल रहा है कि बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट जिसका वेवलेंथ लैम्डा जो है दैट इज 4200 एंगस्ट्रॉम है, ट्रेवल एयर टू वाटर। एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से वाटर में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 में। तो वेवलेंथ इन वाटर क्या होगा? तो तुमसे बोल रहा है कि वेवलेंथ इन वाटर क्या होगा, तो मैंने बोला अच्छा ये ऐसे आया होगा, ऐसे आ गया होगा। तो वेवलेंथ इन वाटर निकालना है तो मैं कैसे फॉर्मूला लगाऊंगा, n1 लैम्डा 1 तो 1 इंटू 42 एंगस्ट्रॉम बराबर n2 लैम्डा 2 इंटू 4/3 लैम्डा। इसको इधर लेके जाओ, पहले इसको काट लो यार, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 2100, और फिर से 2 से काट लो, 2 एक कम 2 और फिर 1050, यही ना। इसको इधर भेज दो, लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1050 मल्टीप्लाई बाई 3 3150। तो आ गया सिंपल। अरे फार्मूला एक ही लगाना था, लैम्डा n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2, खत्म बवाल। n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 लगाना था, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बहुत इजी सवाल था। अगला सवाल तुम बताओ, अगला सवाल तुम बताओ। A glass plate of light wave is incident at an angle of 60 degree. एक ग्लास प्लेट है, a glass plate, a light wave is incident at angle 60 degree if reflected and refracted wave are mutually perpendicular। जैसे बोल रहा है ग्लास का प्लेट है, इस पे 60 डिग्री एंगल पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री दे दिया गया। बात समझ में आ रही है? अब बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड, अब यहां से दोनों फिनोमेना हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड भी होगा, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बताओ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तुम्हें बताना है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो दैट इज 1। तो इस सवाल को समझो। बोल रहा है कि एक ग्लास का स्लैब है, उस पे एक लाइट की बीम गिरी, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो गया, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर थे, तो तुम्हें ये बताना है कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहा होगा। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे? अगर ये 60 डिग्री पे गिर रहा है तो ये वाला रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट विल बी 60 डिग्री। अगर 60 पे गिरा तो रिफ्लेक्ट भी 60 पे होगा। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, और चूंकि अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये 30 है तो ये 60 होगा। अब जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ पे एंगल आई बराबर 60 है और रिफ्रेक्टेड एंगल 30 है, तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो एनजी मिल जाएगा। तो कैसे लगाऊंगा, n1 साइन 60 डिग्री बराबर n2 साइन 30 डिग्री। n1 की वैल्यू कितनी है महाराज, n1 की वैल्यू है 1, साइन 60 की वैल्यू कितनी है
√3/2 बराबर ग्लास मुझे पता करना है और साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2। एनजी की वैल्यू क्या आ रही है जनाब? √3। आंसर सिंपल। क्या लुल्ल सवाल था? क्या लुल्ल सवाल था? और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री आनी चाहिए और साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। अभी अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बोल रहे कि अ रे ऑफ लाइट passes for transparent medium with refractive index mu1, mu2, mu3 and mu4 as on. The surface of all medium are parallel if the emergent ray CD is parallel to incident ray. ठीक है, देखो एक मीडियम था, 2 मीडियम था, 3 मीडियम था, 4 मीडियम था। अब बोल रहा है कि जो ये वाली रे है ना, ये निकल रहा है तो पैरेलल आ रहा है, तो तुम्हें बताना है mu1 और mu2 और mu3 mu4 में रिलेशन। तो सोचो क्या होना चाहिए, एक बार सवाल पढ़ लो। वी मस्ट बी क्या होना चाहिए, क्या हो कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। तो चलो हम एक काम करते हैं, अगर ए बी और सी डी एक दूसरे से पैरेलल है तो इनका एंगल ऑफ, इसका एंगल ऑफ आई और इसका एंगल ऑफ आर बराबर होगा। तो मैं यहां इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में डायरेक्टली स्नेल्स लॉ लगाता हूं। तो क्या लिखूंगा, μ1 sin i, μ1 sin i बराबर यहां इस सरफेस, तो इस सरफेस में क्या है μ4 sin r। अब चूंकि एक दूसरे के पैरेलल है तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, तो साइन आई साइन आर के बराबर होगा। तो यहां से क्या निकला, μ1/μ4। यहां से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट तुम्हें निकल के दिखेगा कि अगर मान लो, ध्यान सुनना, एक कॉन्सेप्ट सुनना, मान लो एयर था, यहां 30 डिग्री पे एंगल आया और ये ग्लास में गया, फिर वाटर में गया और फिर एयर में गया, तो जानते हो किसने एंगल पे निकलेगा। अगर बाद लास्ट वाला भी मीडियम सेम है तो इस मीडियम में जो एंगल, जो रे निकलेगी ना, वो एयर वाले एंगल से ही निकलेगी, 30 डिग्री से ही निकलेगी। है ध्यान रखना। क्या होगा ना, देखो यहां से यहां तक आएगी तो थोड़ा सा ये डेंसर हो गया तो बेंड होगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। और जब वाटर से ग्लास में, वाटर से, अब जब ग्लास से वाटर में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। और फिर जब वाटर से एयर में आएगी तो और दूर हट जाएगी, अपने शुरू वाले पोजीशन में आ जाएगी। समझ में आया? अच्छा कॉन्सेप्ट था, यू हैव टू रिमेंबर, डायरेक्टली इस पे जेईई में सवाल आया हुआ है और एएमयू में भी। ठीक है, तो ये तुम्हारे दिमाग में बैठा होना चाहिए। अच्छा ये सवाल सॉल्व करो। A ray of light is incident to the glass water। देखो a ray of light is incident in the glass water। एक ग्लास और वाटर के सरफेस पे एक रे इंसिडेंट हो रही है। इट इमर्ज फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर। इस सरफेस ऑफ वाटर के पैरेलल जा रही है, पैरेलल। देन तुमसे रिलेशन पूछा गया है, देन व्हाट, एंगल आर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एंगल आर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। आई थिंक ग्लास का ये जो ये होगा, एक ऑप्शन तो मिसिंग है इधर। जस्ट वेट अ मिनट। एक ऑप्शन मिसिंग है, बट चलो कोई बात नहीं, मिसिंग है तो क्या है, वी कैन फाइनली डन दिस। हमें एंगल आर के बारे में पूछा जा रहा है, एंगल आर के बारे में पूछा जा रहा है, मान लो। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तुम ले लो, कुछ भी ले लो, 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, डजंट मैटर, हमें क्वेश्चन समझने से मतलब है। ठीक है, तो एंगल आर क्या तुम बता सकते हो? कैन यू फाइंड द एंगल आर? ओके, जस्ट वेट। एक्चुअली दे आर आस्किंग अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। ठीक है, तो इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम? अगर इस मीडियम में जाने के बाद पैरेलल हो गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, पहले तुम्हें क्या करना चाहिए, इस सरफेस पे एक बार स्नेल्स लॉ लगा देना चाहिए। तो इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बोलोगे n इंटू साइन 90, चूंकि ये एंगल कितना है, साइन 90 बराबर ये वाला एंगल 4/3 इंटू साइन r। आर गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट। तो n1 बराबर हो गया 4/3 साइन r
लेकिन आंसर क्या साइन आर के टर्म में है? नहीं, आंसर तो भैया साइन आर के टर्म में नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि साइन आर यहां से निकाल देना चाहिए। यहां से एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा n1 साइन आई 3/2 साइन आई बराबर 4/3 साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू आ गई, देखो साइन आई की वैल्यू क्या आ गई, 9/8 साइन आई बराबर साइन आर। अब साइन आर की वैल्यू रख दो, n1 बराबर 4/3 9/8 साइन आई। तो ये हो जाएगा n1 बराबर 3/2 साइन आई। आंसर ये ऑप्शन, एक्चुअली डी ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एक सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का क्या हो सकता था? व्हाट शुड बी अ सिंपल वे? सिंपल वे हो सकता है तो भैया ट्रिक लगाओ ना। इस हमें यहाँ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में डायरेक्ट आप क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। तो क्या लिखूंगा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 3/2 ले लिया और इनटू साइन आई बराबर इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर का n इनटू साइन 90, क्योंकि ग्रेजिंग वर्जन से 90 डिग्री पे जा रहा है। तो n की वैल्यू आ गई, साइन 91 होता है तो दैट विल बी 3/2 साइन आई, दैट्स आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा टॉपिक स्नेल्स लॉ खत्म हुआ। हम आगे देखेंगे स्लैब की वजह से रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्लैब हमें देखना है, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी सिंपल पॉइंट कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्लैब क्या होता है। अब ध्यान से रखो, कुछ नोट कर लो मेरी बातें कि इन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज होता है। दूसरी बात, अगर n2 n1 से ज्यादा हो, ठीक है, अगर देखो अगर एंगल ज्यादा, अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उधर का एंगल कम होगा। अगर n2 n1 से ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर n1 n2 ज्यादा है, अगर n1 n2 ज्यादा है तो r i से छोटा होगा एंड देन रिफ्लेक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान से सुनना, मान लो इधर n1 है, इधर n1, ये n1 बड़ा है, n1 बड़ा है तो इसका मतलब है डेंसर मिरर, डेंसर मिरर है। तो बताओ i बड़ा होगा या r? अगर n2 बड़ा है तो i बड़ा होगा, बात समझ में आ रहा है? अगर n2 बड़ा है तो i बड़ा होगा और जो रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। मतलब जब भी रे रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर इसके अपोजिट में रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे क्या है, I इज ग्रेटर देन R और n2 इज ग्रेटर देन n। आज समझ में आ रहा है? और इसका अपोजिट अगर कभी रे डेंसर से रेयर में जाए, डेंसर से रेयर में जाए तो ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। बस सिंपल। अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कभी भी ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, जस्ट अभी शाम तक आ जाएगा। तो जितने लोग इस लेक्चर को देख लेना और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा कि भैया हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो डाल दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो शाम तक या सुबह तक डाल दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।